प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। नवी मुंबई की पाम बीच रोड की 100 से ज्यादा इमारतों पर CRZ नियमों को तोड़ने का आरोप। नवी मुंबई नगर पालिका का कहना, सिडको से हुई गलती, सिडको अपनी बात पर कायम। रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और स्मार्ट सिटीज के लिए आखिरकार केंद्र सरकार ने दिए पैसे, लेकिन क्या इस पर समय रहते अमल होना आसान है? फिर एक और कहानी खरीदारों की मजबूरी की। लाखों करोड़ खर्च कर दिए लेकिन फिर भी अपना घर पूरी तरह से अपना न हुआ। नवी मुंबई की भी एक ऐसी ही कहानी है। 3 साल से पाम बीच रोड में करीब 100 इमारतों में रह रहे निवासियों के घरों को कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स के उल्लंघन के चलते ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स की गैर मौजूदगी में उन्हें अपने मकानों पर कभी भी गाज गिरती हुई नजर आती है। पाम बीच की 11 किलोमीटर की पट्टी पर 100 इमारतों में रहने वाले हजारों परिवारों पर तलवार लटक रही है, क्योंकि उन पर CRZ-2 के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। लेकिन CRZ-2 कहां लागू होता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तटवर्ती क्षेत्र नियमन अधिसूचना 2011 के तहत ज्वार या ऊंची लहरों की सीमा से 100 मीटर तक या खाड़ी की चौड़ाई तक जो भी कम हो उसके बीच में पड़ने वाली जमीन पर CRZ के नियम लागू होंगे। चंद्रकांत भंसाली पाम बीच रोड के निवासी हैं। 2010 में इन्होंने नेरुल में रुपेरेल रियल्टी प्रोजेक्ट के 3.8 करोड़ रुपए के लग्जरी अपार्टमेंट सी होम्स में कब्जा लिया। आज वो पछता रहे हैं क्योंकि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद भी उन्हें हाल ही में पता चल पाया कि CRZ-2 के कथित उल्लंघनों की वजह से इस प्रोजेक्ट को सिडको गिराने वाला है। बैंक का लोन फॉर दूसरे बैंक में कुछ 4 आना इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, इसलिए स्विच ओवर करना चाहते थे। तो जब हम बैंक को रिक्वेस्ट भेजा कि हमें ये स्विच ओवर करना है, तो बैंक ने टाइटल चेक करने के लिए बैंक ने खुद इंक्वायरी की सिडको के पास। एंड बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया कि यहाँ इस बिल्डिंग को हम फाइनेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्डिंग 2011 के डिमोलिशन लिस्ट में है। भंसाली की तरह दूसरे लोगों ने भी वाधवा ब्रांड पर भरोसा करते हुए पाम बीच रेसिडेंसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। प्रोजेक्ट पर 50% लोगों ने कब्जा ले लिया, लेकिन बिल्डर को OC नहीं मिला। OC न मिलने के कारण नगरपालिका के नलों के कनेक्शन जैसी बुनियादी सहूलियतें भी नहीं मिली। खरीदार डेवलपर्स से नाराज हैं, तो डेवलपर्स सरकारी संस्था सिडको पर इल्जाम धरते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिडको इज टू बी ब्लेम्ड। सिडको ने टेंडर्स या सोसाइटी अलॉटमेंट के जरिए प्लॉट्स दिए और CC भी दिया, फिर OC देने के वक्त पर ऐलान करते हैं कि ये CRZ के तहत आते हैं। वहां रहने वालों को अब भी उम्मीद है। नवी मुंबई नगरपालिका NMMC, जिसे सिडको ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय व टाउन प्लानिंग नियम 1966 के तहत नोट्स की जिम्मेदारी सौंपी है, उसके हिसाब से सिडको से गलती हुई है जो सुधार ली जाएगी। इसमें हम लोग पूरी ताकत से जो लोग हैं, लोगों के लिए और बिल्डर लोगों को बदनामी से बचाने के लिए हम पूरी उसमें मदद करने वाले हैं और CRZ से जो प्लॉट सिडको ने बेचे उसको निकालने का प्रयास करने वाले। लेकिन सिडको अब भी अपनी राय पर कायम है। सिडको के MD ने अपना बचाव करते हुए हमें बताया कि इस मामले में अंतिम फैसला पर्यावरण मंत्रालय का होगा। कानूनी तौर से देखें तो सिडको और NMMC दोनों का इससे लेना देना है और सिडको के सारे खतों में और शायद NMMC के भी साफ लिखा है कि सभी जरूरी मंजूरियां लेनी है, जिसमें पर्यावरण की मंजूरी भी शामिल है। CRZ-2 में कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी जाती है, लेकिन उनके पास वो नहीं है और बाद में सरकार से कहा जा रहा है कि पर्यावरण की हरी झंडी दे दो। मेरी समझ में पर्यावरण नियम के सरकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए मामला अटका पड़ा है। इस मामले पर पर्यावरण मंत्रालय भी विचार कर रहा है। 7 महीने हो चुके हैं नई सरकार बनकर,
लेकिन कुछ भी नहीं बदला। पाम बीच रोड के निवासियों को इंतजार है उन सारे वादों का जो सरकार ने किए थे, जैसे फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नहीं बदला। नवी मुंबई से कैमरा पर्सन दीपक और मल्लिका अर्जुना के साथ आशीष भाटिया, एनडीटीवी के लिए। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवांग त्रिवेदी, एमडी प्रोग्रेसिव ग्रुप और प्रेसिडेंट है बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के, और साथ में हैं हरीश पांडे जो कि सेक्रेटरी हैं न्यू लिंक रोड रेजिडेंट फोरम और साथ ही सीआरजेड एक्टिविस्ट भी हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप जो वहाँ पे निवासी हैं उनके मुद्दे को भी समझ सकते हैं और सीआरजेड का जो मुद्दा है उसे भी भली भांति जानते हैं। क्या यहाँ पर हम किसी तरह के एक मिडिल पाथ को आते हुए देख सकते हैं या यहाँ पर जो निवासी हैं उनको भुगतना ही पड़ेगा जो उनके सामने आएगा? देखिए, बेसिकली जो मुद्दा है वो मुद्दा है जो सीआरजेड नॉर्म्स से लेकर के जो मुद्दा है, और सीआरजेड जो भी कानून है और पर्यावरण के कानून है उससे उल्लंघन का मुद्दा है। सबसे पहली बात तो इस तरह के जो डेवलपमेंट्स होते हैं, इस तरह के डेवलपमेंट्स, किसी भी डेवलपमेंट होने के पहले अगर सरकार इस तरह का नियम ले आए कि एक ऑनलाइन या एक ग्रीन पेपर निकाले जिसके अंदर वो लैंड से रिलेटेड टोटल डिटेल्स, हर तरह की डिटेल जो फ्लैट के ख़रीदार है उनको मुहैया कराई जाए, तो उनको इस बात में जानने की सुविधा होगी कि आगे चलकर उनके ये प्रॉपर्टी जो उनके ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई से वो लेने जा रहे हैं, जिस पर बैंक लोन लेने जा रहे हैं, किसी भी तरह के कानूनी दावपेच में ना फंसे, पहली बात। दूसरी बात, आप चर्चा करते हैं सिडको के, आप चर्चा करते हैं नवी मुंबई महानगर पालिका के, या आप चर्चा करते हैं किसी भी तरह के पर्यावरण के कानून के या देश के किसी भी कानून के, ये सब कानून बने हैं नागरिकों के हित के लिए। और ये सब जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, वो सिडको होने दो या महानगर पालिका होने दो, ये सब बने हैं नागरिकों की सुविधा के लिए, उनके संरक्षण के लिए और उनकी सुविधा के लिए। और आप अगर देख रहे तो यही जो सब ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, उन्होंने ही सब मिलकर अपनी गलतियों के वजह से, वो गलतियां जानबूझकर की गई हो या अनजाने में की गई हो, इसका खामिया जो है वो नागरिक भुगत रहे। तो अभी इसमें से कुछ ना कुछ तो उनको हल निकालना पड़े। आप ये कह रहे हैं कि खामियाजा तो किसी ना किसी तरीके से उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। राइट, चलिए, नहीं भुगत ही रहे वो इस वक्त। जी बिल्कुल, इस वक्त भुगत ही रहे हैं। उनके पास में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स नहीं है, उन्होंने जो उनके बिल्डिंग्स के पास में, घरों के पास में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स है, वो भी डिमोलिशन के लिए लिस्ट किए गए हैं, तो अब वो कहाँ पर जाए? जी बिल्कुल। और कनेक्शन पानी का, बिजली का, इसकी भी दिक्कतें आ रही हैं। देवांग, अगर सिडको की तरफ से गलती हुई है यहाँ पर, तो पहली तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन सी गलती किससे मानते कि क्या उन्होंने गलती की, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ क्लियरेंसेस खुद बिल्डर्स को लेने थे। ये आई वुड नॉट एग्री विद दिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें दो गलतियाँ हैं। वन है कि FSI 1.5 होना चाहिए। 1991 में नवी मुंबई हैड 1.5 FSI। अगर इस तरीके से करेंगे तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। उन्होंने अपने ड्राइंग में जो स्केल सबमिट किया था वो स्केल में मिस्टेक थी। सिडको ने इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर या गलती की है, और उसका जो फाइनल जो इफेक्ट आ रही है वो एंड यूज़र के ऊपर आ रही है, वेदर डेवलपर है या कस्टमर है, हम दोनों ही एंड यूज़र्स हैं, और दोनों को इस बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं डे इन एंड डे आउट। आई वुड से दैट टोटल मिस्टेक इसमें सिडको की है। जी देवांग, जब ये प्लॉट्स लिए जा रहे थे, इनकी बोली लगाई जा रही थी और इसके लिए अप्लाई कर रहे थे बिल्डर्स, तो क्या उस वक्त ये मुद्दा उठा था कि CRZ के में आ सकता है, क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहां पर शायद वो नॉर्म्स लागू हो रहे हो? क्या आपको लगता है कि सिडको ने उस वक्त नज़रअंदाज किया, आंखें मूंदी हैं? एक्चुअली सिडको ने इसको नज़रअंदाज किया गया, लेकिन जब आदर्श का प्रॉब्लम आया तो देन MD उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा कि हम इस तरीके से जा रहे, अभी हमें गाइडेंस दीजिए, हमें क्या करना चाहिए। तभी उनकी आंखें खुली। आज ये जो बोली लगा के हम लोग जब प्लॉट्स लेते हैं फ्रॉम लैंड ओनर्स, सिडको ने उनको कंपेंसेशन के तौर पे लैंड दिया गया है, और वो कंपेंसेशन देते हुए उनको बोला गया था कि यू विल गेट FSI ऑफ 1.5। नाउ दे आर सेइंग यू विल गेट FSI ऑफ 0.85। तो दे आर गोइंग बैक ऑन वर्ड्स।
सिडको अपने जो कमिटमेंट है उसमें वापस पीछे मुड़ रही है, पीछे जा रही है। उन्होंने जब कंपेंसेशन देने की बात भी की थी लैंड ओनर्स को, उनको 12.5% देने थे और जो भी ज़मीन उनकी एक्वायर की गई थी तब उनको क्लियर कट बोला गया था आपको FSI 1.5 देंगे, नहीं कि वो पर्टिकुलर ज़मीन देंगे। जी बिल्कुल। हरीश, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, किस रेंज में लोगों ने वहाँ पे मकान खरीदे? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर वो CRZ पे आ रहा था, वहाँ से व्यू भी अच्छा होता होगा, उस समय उन लोगों ने तो यही सोचा होगा कि हम तो प्राइम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। देखिए, ये तो मुद्दा ऐसा हुआ, अगर बिल्डरों ने सिडको से ये ज़मीन खरीदी है, आप मुझे कोई एक ऐसा बिल्डर या डेवलपर बताए जिन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के बाद 2 पैसे नहीं कमाए हों। उन्होंने तो पैसे कमाए हैं, तो उनकी भी नैतिक जवाबदारी बनती है कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का निर्माण शुरू करने के पहले वो ज़मीन खरीदने के पहले वो ज़मीन के बारे में टोटल जो हर तरह की जानकारी ले, उसके बाद ज़मीन के लिए बोली लगाए। और एक बार ज़मीन के लिए बोली लगाने के बाद में निर्माण करने के पहले हर तरह की जो NOCs लगते हैं, हर तरह की जो भी उनको परमिशंस लगते हैं, वो सरकार से, जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, महानगर पालिका हो, सिडको हो या पर्यावरण विभाग हो, उनसे ले, और वो सब परमिशंस लिए बगैर और वो सब NOCs लिए बगैर वो निर्माण का काम शुरू नहीं करे। यहाँ ऐसा है कि बिल्डरों ने भी, उनकी भी गलती इस तरह से है कि उन्होंने ये सब जानकारियाँ पूरी तरह से नहीं लेने के बावजूद उन्होंने उनके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिए। कंस्ट्रक्ट करके बाद उन्होंने लोगों को पोजीशन दे दिए, पैसे ले लिए उनसे, या लोगों ने बैंक लोन करके बिल्डर के पैसे तो चुका दिए। बिल्डर अपना कंस्ट्रक्शन करके अपनी कमाई करके वहाँ से निकल गया। अभी इसमें फंसा कौन है? इसमें फंसा तो वही नागरिक है जिसने अपने ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई से बैंक लोन लेकर के वो फ्लैट लिया हुआ है। तो अभी उनके सहायता के लिए कौन आ गया है? सरकार आ गया है, बिल्डर आ गया है, सिडको आ गया है, नवी मुंबई महानगर पालिका आ गया है, या पर्यावरण विभाग आ गया है? जी बिल्कुल। आज तो वो तो ऐसा है कि ऐसी परिस्थिति हो गई कि जिन्हें सर्टिफाई मिल गए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गए थे, आज वो बिल्डिंग भी डिमोलिशन के लिए लिस्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल। ऐसे तो में आमतौर पे नागरिक से हम इतनी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। कोई सीनियर सिटीजन्स होते, कोई उतने पढ़े लिखे नहीं होते, जानकार नहीं होते, या काफ़ी नागरिक ऐसे होते हैं कि विदेशों में रहकर यहाँ अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं ताकि रिटायरमेंट आकर यहाँ रहे। तो आप उनसे हमेशा ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि आप उनको उस प्रॉपर्टी के बारे में हर तरह की जानकारी हो। ये जानकारी मुहैया कराने की काम केंद्रीय सरकार की है और महाराष्ट्र सरकार की है। और अगर वो एक ग्रीन पेपर निकाले जिसमें हर प्रॉपर्टी का A to Z सब डिटेल्स अगर मुहैया करा के वो नागरिकों को दे दे, तो आगे चल करके कम से कम फ्यूचर में इस तरह के जो घटनाएं होते हैं, नागरिक फंसते, उस तरह के घटनाएं नहीं हो। जी, यही वजह है कि प्रॉपर्टी इंडिया में हम नियामक बिल की बात को, मुद्दे को हमेशा उठाते आए हैं। इसकी बेहद ज़रूरत है। देवांग, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे आखिर में कि यहाँ कुछ न कुछ नैतिक जिम्मेदारी खरीदारों का मानना है कि बिल्डर की भी बनती है। तो क्या आप लोग मानते हैं कि आगे जब सिडको से कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या किसी और सरकारी एजेंसी से ले रहे हैं, तो बिल्डरों को आगे अपना काम बढ़ाने से पहले अब कुछ और कदम, अपने लिए कुछ गाइडलाइन सेट करनी पड़ेंगी? हम ऑलवेज गाइडलाइन फॉलो करते आ रहे हैं। हमारी पूरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, वी आर एथिकली एंड मॉरली, हमारी इसमें जिम्मेदारी बनती है। अगर आप सिंपल एक थंब रूल से भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि HDFC हो, ICICI हो, बहुत सारे फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, वो बहुत सारे पेपर्स मांगते हैं कि ये क्लियरेंस है। वो समय में सिडको ने क्लियर कट बोला था कि ये CRZ-2 के अंदर ये आपके प्रोजेक्ट्स आते नहीं है। एंड सडनली वन फाइन डे वो बोलते हैं कि आप आते हो और उसके लिए आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पे डाल रहे हैं। फाइनली द डेवलपमेंट अथॉरिटी या प्लानिंग अथॉरिटी है, NMMC एंड सिडको, उनकी ये जवाबदारी बनती थी। जी बिल्कुल। चलिए, आप दोनों स्टूडियो में आए और हमसे हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहाँ पर जो मुद्दा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। नवी मुंबई के इस इलाके में करीब 100 इमारतों पर ये खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जब तक सरकार बीच में नहीं आएगी और किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाएगी, तब तक ये मुद्दा इन लोगों के लिए एक बड़ा मसला बना रहेगा।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।